नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, AlF3 soluble in HF only in the presence of KF it is due to the formation of। किसकी वजह से AlF3 HF में soluble होता है और अगर होता है तो इसके पीछे क्या कारण है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये AlF3 और HF जो होते हैं ना, ये AlF3 जो होता है ये KF के साथ क्या होता है, रिएक्शन कर जाता है। देखिए AlF3 3KF ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है K3AlF6। ठीक है, तो इस KF की वजह से प्रेजेंस है इसकी ये, और इसकी वजह से ये कि AlF6 जो है ये सॉल्युबल हो जाता है HF सॉल्वेंट में। ठीक है, राइट, कोई दिक्कत। सॉल्वेंट में HF सॉल्वेंट में इसको और इसको डाला जाता है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड बनता है K3AlF6 बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When mercuric iodide is added to the aqueous solution of potassium iodide, then खुद सोचिए क्या होगा जब हम किसी भी चीज़ में ना इम्प्योरिटी मिला देते हैं। मतलब मर्क्यूरिक आयोडाइड को मिला रखा है कि इसमें पोटेशियम आयोडाइड में, तो पोटेशियम आयोडाइड एक अपने आप में एक प्योर कंपाउंड है। अगर इसका क्या देखें, अगर इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कुछ भी देखें तो वो फिक्स होगा। लेकिन जैसे इम्प्योरिटी मिलाते हैं ना, इम्प्योरिटी मिलाने पर क्या आता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं। तो आपने पोटेशियम आयोडाइड में ये मर्क्यूरिक आयोडाइड मिला दिया, इसका मतलब कुछ इम्प्योरिटी आ गई है पोटेशियम आयोडाइड की, मर्क्यूरिक आयोडाइड की। तो इससे क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो उसका कम होगा या बढ़ जाएगा, आप बताइए। बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पहले तो उसको सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड को ही क्या करना था, फ्रीज करना था। लेकिन अब किसको करना है, मर्क्यूरिक आयोडाइड भी उसमें मिल गया तो उसको भी फ्रीज करना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इसकी वजह से बढ़ जाएगा। विच इलेक्ट्रोलाइट अटैक इन नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफाइल है ये, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, और ये Na2 पॉजिटिव है। तो ये Na2 पॉजिटिव होता है जो नाइट्रेशन में बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। ये बनता कैसे है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए बेंजीन का नाइट्रेशन तो पता है आपको, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। तो यही दो कैटालिस्ट आपस में रिएक्शन करते हैं। ये जो N है ना, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ गड़बड़, हाँ H2SO4 होता है ना। ठीक है, तो ये जो H है ना, ये H तो यहाँ रिएक्शन कर जाता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव फॉर्म में है। ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन, ये इधर वाला पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव है, इधर वाला ये पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इधर ये पॉजिटिव, ये इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, और क्या बन गया देखो, HO N डबल बॉन्ड O, OH, ये वाला H इधर आ गया ना। ठीक है, और प्लस ये जो H, ये वाला हिस्सा था ना, ये बाहर चला जाएगा, HSO4 नेगेटिव के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। अब ये जो है ना, ये फर्दर रिएक्शन करता है, इसमें फर्दर रिएक्शन होती है तो वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं। ये वाला जो H आया हुआ था ना, एक्चुअली ये इससे जुड़ता है, तो ये वाटर के फॉर्म बाहर निकल जाता है, और ये बचा क्या, NO2 है ना, और ये NO2 जो है ये NO2 पॉजिटिव के फॉर्म में नाइट्रोनियम आयन के फॉर्म में ये बाहर चला जाता है। नाइट्रोनियम आयन कहते हैं इसको, NO2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस विल डिफ्यूज फास्ट, डिफ्यूज़न का
ग्राहम्स लॉ हमने पढ़ा था कि ग्राहम्स लॉ में क्या होता है, जो आर होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होता है, इट्स डी, है ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने। डिफ्यूज़न जो होता है, अब देखो सबका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, तो जब सबका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना तो अमोनिया इसका आंसर है, यही फास्ट होगा। इसका कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर मास, इसका 44, CO2 का, O2 का 32 और अमोनिया का 17। तो जिसका मास ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसका क्या होगा मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। आर प्रपोर्शनल टू 1/m या 1/d पढ़ा था ना हमने, मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। तो जो मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा, इन्वर्सली रिलेशन है ना, देखो इन्वर्सली रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका आ रहा है इसमें, मॉलिक्यूलर मास ये 28 होगा, सॉरी गलत कर दी, 28 होगा। सबसे कम किसका रहा है, अमोनिया का 17। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कम है तो डिफ्यूज़न उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, वाई O2 इज़ इनर्ट, O2 के इनर्ट होने का क्या रीज़न है। एक्चुअली O2 क्या करता है ना, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, O डबल बॉन्ड O बनाता है। तो ये O डबल बॉन्ड O जो है ना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, एक तरीके से ये मल्टीपल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर कोई जैसे जब ऑक्सीजन का किसी अदर रिएक्टेंट के साथ कोलिजन होता है ना तो उस समय वो इन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पे ना एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, वाई O2 इज़ इनर्ट एट अ रूम टेम्परेचर। तो फिर हम ये कहते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हाई बॉन्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो तोड़ नहीं पाता कोई भी इसको, इसलिए इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंट्रोपी मतलब मैंने बता दिया, रैंडमनेस है ना, पार्टिकल जितने दूर दूर भागने लग जाते हैं वो उसकी एंट्रोपी होती है। तो ये कह रहा है कि अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका एंट्रोपी कितनी होगी। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब समझते हो आप, एब्सोल्यूट ज़ीरो की बात हो रही है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन और 273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है। ये कहीं स्पेस में है ये टेम्परेचर, है ना, और या फिर आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, पॉसिबल टेम्परेचर है ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब पॉसिबल अर्थ यूनिवर्स का पॉसिबल टेम्परेचर यही है, ये लोवेस्ट टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर तो कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, सीज्ड हो जाते हैं पार्टिकल्स आपस में, बिल्कुल चिपक जाते हैं, बिल्कुल मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। जैसे अब आप बोलोगे कि आइस भी तो फ्रीज हो जाता है आपस में, आइस के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स। एक्चुअली वो दिखते तो ऐसे हैं कि जम गए हैं, लेकिन फिर भी उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप टेम्परेचर और लो कर दोगे ना, -10 -12, तब भी एनर्जी होती है, -32 में भी एनर्जी होती है, पर एनर्जी कम होती चली जाती है, पर एनर्जी रहती है कुछ ना कुछ। लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है फ्रेंड्स जिस पर कि क्या होता है, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी जीरो निल हो जाती है, आप पार्टिकल सीज्ड हो जाते हैं। तो एंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ वहीं पर क्या होती है, शून्य होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में कभी भी इंटरनल एनर्जी की बात आती है, साइक्लिक प्रोसेस है जैसे ये है, तो इनकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होती है। नेक्स्ट, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ रियल गैस इज इंडिकेटेड बाय द वंडर वॉल कांस्टेंट ए।
वंडरवॉल की जो गैस इक्वेशन है ना, P प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर ए अपॉन वी ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी अब इजक्वल्स टू एन आर टी, है ना, इसे गैस इक्वेशन। तो उसमें ये कह रहा है कि ए जो कांस्टेंट है ना वो क्या है, तो वो दिखा रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। विच पॉलीमर कंटेन नाइट्रोजन? पीवीसी, टेफ्लॉन, टेरिलॉन, नाइलॉन। नाइलॉन ही होगा क्योंकि नाइलॉन का जो मोनोमर है ना, उसके जो मोनोमर है वो नाइट्रोजन कंटेन करता है। इसका जो मोनोमर है वो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, यानी कि नाइट्रोजन तो उसी में है और तो कहीं नहीं है, तो नाइलॉन इसका आंसर होगा। ठीक है। वाई आर पॉजिटिव आयंस कॉल्ड केटायंस? पॉजिटिव आयंस केटायंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैथोड इनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ये केटायंस इसलिए क्योंकि इनको कैथोड क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और नेगेटिव आयंस एनायंस इसलिए क्योंकि उनको एनोड क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, समझने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा केटायन, एनायन, एनोड, कैथोड इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन HCl, HClO, ClO4 नेगेटिव एंड HClO, Cl2। सब में आप आराम से निकाल सकते हैं, बस मैं एक ही मैं बताऊंगी आपको CaO, Cl2 में। यही एक्सेप्शनल है। पहले तो हमेशा ध्यान रखिए CaO, Cl2 जो होता है उसको लिखते कैसे हैं। Ca के दो हिस्से कर दीजिए, एक साइड Cl नेगेटिव और एक साइड OCl नेगेटिव। अब आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। CaO, Cl2 में जो दोनों Cl हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। देखो यहाँ पर देखो -1, अगर यहाँ निकालोगे, निकाल के दिखाओ OCl माइनस में Cl के ऑक्सीजन स्टेट निकालो, -2 Cl की तो x मान लेंगे, चार्ज कितना है -1, तो ये कितना आ रहा है x इज इक्वल्स टू -1 + 2 यानी कि +1। देख लीजिए आप, ये +1, ये -1, ये +1, दोनों दिखा दे रहा है ये तो, इसलिए ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर एवरेज कभी भी एवरेज अगर पूछते हैं तो 0 +1 -1 कितना होता है 0, एवरेज 0 होगा। और वैसे पूछते हैं कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है Cl का, तो +1 और -1 दोनों लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आज के इतने क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको अदरवाइज़ ना ले जाएं, नोट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें और उसके बाद इनको लर्न करें। ठीक है, तब तक आप कल लेके आती हुई क्वेश्चंस, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।